नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक, हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस क्लास 10th, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और उनकी क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आज से मैं सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। और सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, या यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हमने क्लास 9th में ये पढ़ रखा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 में लुई 16वें के काल में शुरू हुई थी, और उसको शुरू करने के लिए कई सारे कारण ऐसे उत्तरदायी थे जो कि समाज में नहीं होने चाहिए थे और जिन्होंने समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। उसमें से खास कारण ये था कि हमारा जो निचला वर्ग था, जो निचला तबका था, जिसमें किसान, मजदूर, ये सब लोग आते थे, ये सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति थी, 1789 में शुरू हुई थी फ्रांस में, तो उसके रिजल्ट जो थे वो बहुत अच्छे आए थे, परिणाम बहुत अच्छे आए थे। और उन परिणामों को देखते हुए जो चीजें आई निकल के, वो पूरे यूरोप में लागू करने का नेतृत्व जो है फ्रांसीसी दार्शनिकों ने ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी सेना ने भी किया। और इसी कारण यहाँ से जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। हम ये मानते हैं और इतिहास भी ये मानता है कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं, मैं थोड़ा बैक में ले चलता हूं आपको, पिछला वाला भी आपको याद आ जाए। आपने कई सारी घटनाएं वहां पढ़ी थी। खूनी रविवार की घटना थी और उसके बाद टेरिस कोर्ट की शपथ थी। तो इन सब घटनाओं का निचोड़ एक ये निकलता था कि उस समय जो फ्रांस में जो नेतृत्व था, जो सत्ता थी, वो राजशाही सत्ता थी, और जो पब्लिक थी वो ये नहीं चाहती थी जनता की जो है राजशाही राजतंत्र उनके ऊपर हावी रहे। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस का जो सिस्टम था, वो 3 चीजों में बटा हुआ था। फ्रांस की असेंबली का नाम था स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल में 3 लोग थे। सबसे ऊपर थे राजा या सामंतवाद, उसके बाद था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आपके आते थे टीचर, डॉक्टर, वकील, ये लोग। और उसके बाद निचला वर्ग था सामान्य वर्ग। जो फ्रांस में शासन चलता था लुई 16वें का, उसमें सिस्टम ये होता था कि यहां पर क्या था, सामंतवाद और राजा, मतलब आधा हिस्सा सामंतवाद का था केवल, और आधे हिस्से में मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग को जगह दी जाती थी असेंबली में। मतलब अगर मान लीजिए 460 सीटें हैं असेंबली में, तो 230 सीटें जो थी वो रिजर्व थी केवल सामंतवाद के लिए, और बाकी 230 सीटों में मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग का वर्चस्व था। अब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब आधी संख्या जो थी वो ऐसे लोगों की थी असेंबली में जो कि उच्च वर्ग को बिलोंग करते थे, उच्च वर्ग में थे, तो ये हो जाता है कि वो हमेशा अपनी ही मनमानी करवाते थे और अपने ढंग से ही सारे नियम कानून लोगों पर लागू करते थे। यहाँ देखिए क्या था, यहाँ पे उच्च वर्ग जो था वो कभी भी टैक्स नहीं देता था। यहाँ पे केवल सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग ही टैक्स देता था। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि जो भी अत्याचार थे, जो भी नियम थे, वो ऊपर उच्च वर्ग के लिए नहीं थे, निम्न वर्ग के लिए सारे नियम लागू थे। इस कारण से जब फ्रांस में 1789 में विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह का मुख्य कारण था कि वहां पर फ्रांस के राजा लुई 16वें ने इतने ज्यादा युद्ध लड़े थे कि वहां पर अकाल पड़ गया था अनाज का। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने इतने सारे युद्ध लड़े थे कि वहां पर अनाज का अकाल पड़ गया था, और वहां का मुख्य खाने की वस्तु पाव रोटी जो थी, ब्रेड, उसकी कमी पड़ गई थी। इस वजह से लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने राजतंत्र की खिलाफत शुरू कर दी थी। उस समय फ्रांस में एक कर दिया जाता था, आपको याद होगा, टिथ नामक कर लगाया गया था। अब आ जाइए यूरोप में। फ्रांसीसी क्रांति से जो परिवर्तन हुए उसमें कई चीजें सामने आई थी।
सबसे पहली चीज ये थी कि जो आपका उस समय राजशाही थी वो खत्म हो गई थी। राजशाही को डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र में बदल दिया गया था। ये चीज वहां की सेना ने भी अपनाई और ये चीज वहां की जनता ने भी अपनाई। तो पहले राजतंत्र खत्म हुआ। दूसरी चीज थी राजतंत्र के खत्म होने के बाद दूसरी चीज थी वहां का झंडा जो था वो बदल गया था। अब झंडे में 3 रंग आ गए थे, लाल, सफेद और हरा। तीसरी चीज थी जब राजतंत्र बदल गया, झंडा बदल गया, तो जाहिर सी बात है वहां का राष्ट्रीय गान भी बदल गया होगा। तो तीसरी चीज थी राष्ट्रीय गान। वहां का राष्ट्रीय गान पूरी तरीके से बदल गया था। और फ्रांस में पहले अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब जो राष्ट्रीय भाषा हो गई थी वो फ्रेंच। पूरे फ्रांस में फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। और ये चीज जब आई तब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ी। राष्ट्रवाद से मतलब हमारा सीधे राष्ट्रभक्ति से है कि लोगों के दिल में ये जागरूकता आई कि हमें राष्ट्र के प्रति, हमें अपनी सोसाइटी को नहीं देखना है, हमें अपने आप को नहीं देखना है, हमें अपने देश को देखना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा उन चीजों पर विचार करना है। तभी जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी। तो कहानी यहीं पर आके फंसी थी कि जब उनका राजतंत्र का शासन खत्म हो गया, प्रजा के हाथ में सारी बागडोर आ गई, झंडा बदल गया, राष्ट्रीय गान बदल गया, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना ने जन्म लिया। और वो राष्ट्रीय भावना इतनी तगड़ी थी कि वहां की जो प्रचारक थे पहले, केवल उन्होंने ही नहीं, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस, उन्होंने भी समर्थन किया कि नहीं, इस राष्ट्रीयवाद की भावना को हमें पूरे यूरोप में फैलाना पड़ेगा, पूरे यूरोप में फैलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोग राष्ट्रवाद को जानेंगे, समझेंगे, तभी वो अपनी जमीन से प्यार करेंगे। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। राष्ट्रीय गान बदल गया। चौथी चीज हो गई यहां पर कि उन्होंने अपनी भाषा फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज बना दिया। पांचवी चीज क्या थी? पांचवी चीज जो थी वो स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की संसद थी, स्टेटस जनरल, जिसमें कि परिवर्तन करने के लिए आपको याद होगा टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। टेनिस कोर्ट के मैदान में वो लोग बैठ गए थे कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक हमको ऊपर वाले दोनों वर्गों के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। आधे में सामान्य वर्ग आना चाहिए और आधे में बाकी वर्ग जाना चाहिए। तो वही चीज हुई कि आखिर में प्रजा की जीत हुई और उन्हें स्टेटस जनरल में बराबर का हिस्सा मिला। तो यहाँ पे स्टेटस जनरल में जो चुनाव होता था वो अब उसमें कॉमन लोगों की भागीदारी, मतलब स्टेटस जनरल में सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ गई। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी उस समय, जिससे कि फ्रांस की जनता में, फ्रांस के नेतृत्व में परिवर्तन आया, फ्रांस की जनता के अंदर परिवर्तन आया, फ्रांस का कल्चर बदलने लगा। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसी भावना विकसित कर ली जिससे वो आज देश के शीर्ष देशों, विश्व के शीर्ष देशों में शुमार हो गए। चलिए अब बताते हैं इसके आगे क्या हुआ कि जब उन्होंने इतनी चीजें डेवलप कर ली तब जाहिर सी बात है उनके अंदर एकता की भावना आ गई। जब एकता की भावना आई तो उन्होंने अपने व्यापार को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। अब देखिएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब 1799 में 1799 में एक नया दौर शुरू हुआ। इसके अलावा एक दो चीजें और थी। वो चीजें थी कि उन्होंने जो कई सारे कर थे, करों को कम कर दिया। सत्रह सौ निन्यानवे में नेपोलियन
नेपोलियन साहब एक थे, वो आ गए लाइट में, और नेपोलियन ने कई सारे अच्छे काम किए और कई सारे बुरे काम किए। याद रखिएगा, नेपोलियन जो था वो 1799 से 1815 तक रहा था, मतलब उसने लगभग 16 साल का शासन फ्रांस में किया था। बात वही आती है कि कोई 9-10 साल जो थी फ्रांस की जनता जो थी वो अपने हिसाब से चलती रही। बाद में फिर ऐसे परिवर्तन आए, राजनीतिक परिवर्तन आए, फिर से नेपोलियन को आना पड़ा। नेपोलियन का जन्म हुआ। जब नेपोलियन आया काफी चीजें बदल गई थी, पहले से बदली हुई थी। उसने और चीजों को बदला। उसने कहा कि जो राज्य के अंदर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे, उन पे उसने कर खत्म कर दिया। देश के अंदर जो भी व्यापार होता था उस पर कर खत्म कर दिया, और काफी सहूलियतें, मतलब उसने एक ऐसा कोड लाया, सिविल कोड ऑफ 1804 आया था उस समय, 1804 का सिविल कोड। उस सिविल कोड में यह था कि सभी लोगों को बराबर कानूनी अधिकार प्राप्त थे। पहले जो व्यवस्था थी कि जो उच्च वर्ग था उसे वो कई सारे प्रावधानों से मुक्त था, लेकिन उसको भी अब उसी प्रावधान में आना पड़ा, और सबके लिए फ्रांस में नियम बराबर कर दिए गए। या चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, सबको बराबर कर देना था। सबको बराबर नियम कानून फॉलो करने थे और सबको एकता से रहना था। जब यहाँ पे नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने भी काफी सारे चेंजेस किए, आपको बताएं। उसने कई अच्छे चेंजेस किए। अच्छे चेंजेस यही थे जो मैंने आपको गिनाए भी, और बुरे चेंजेस ये थे कि नेपोलियन ने सबसे बुरा जो बर्ताव किया था वो ये किया था कि नेपोलियन ने ये एक कानून नया ला दिया था कि आपको हर घर से कम एक व्यक्ति जो है राष्ट्र की फौज में भेजना पड़ेगा। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो ये चाहता था कि हमारा क्षेत्र जो है, मतलब उसकी जो राज्य है, राज्य का विस्तार हो, और केवल फ्रांस ही नहीं वो बल्कि पूरे यूरोप में राज करना चाहता था। ये उसका पहले से ही विश्वास था। इसलिए उसने ये जबरदस्ती लागू किया कि हर घर से हमको एक व्यक्ति कम से कम फौज में, हमारी सेना में चाहिए होता है। अब देखिए, और जो उसने दूसरी चीज लाई हुई थी वो ये थी कि उसने एक चीज का जन्म किया था यूरोप में, वो था सेंसरशिप। सेंसरशिप एक चीज ऐसी होती है कि जिसमें आप कभी राजा के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। राजा के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई विचार नहीं रख सकते, कोई लेख नहीं छाप सकते, मतलब कोई भी एक्शन किसी प्रकार का सोसाइटी में आप राजा के खिलाफ नहीं ले सकते, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा करे। दोनों चीजें, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, आप उसके जब अच्छा काम हो तब तो जय जयकार करते रहो, लेकिन अगर वो बुरा काम करे, कोई गलत काम करे, अत्याचार करे, तो उसके खिलाफ आप लिख नहीं सकते। ये सेंसरशिप का रूल उसने अपने यहां लागू किया था। आते हैं आगे, उसने क्या किया था, उसने एक चीज और गलत कर दी थी। उसने क्या किया था, उसने कई जगह से टैक्स खत्म तो कर दिए थे, लेकिन कई जगह पर टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे। वो इसलिए बढ़ा दिए थे, ये कहकर बढ़ाए थे कि भाई हमारे पास हमारे कोष में, राजकोष में धन की कमी है और हमको इसलिए अपने टैक्सों को बढ़ाना पड़ रहा, कर को बढ़ाएंगे। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो अगले युद्ध की तैयारी कर रहा था और वो चाहता था कि पूरे यूरोप में कब्जा करे, इसलिए उसने जो है राजकोष को अपना बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये सब चीजें थी कि नेपोलियन के आने से क्या अच्छाई हुई, क्या बुराई हुई। यही दौर था यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू होने का। यहाँ पर देखिए कुछ नई चीजें हैं। निरंकुशवाद है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये सरकारें अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। मतलब कहने का कि जिस सरकार पर कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुश सरकार कहते हैं, और उसी तरीके को निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई थी। दूसरी चीज एक और यहाँ पर आए थे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र की अपनी समझ उन्होंने बोला था। उन्होंने अपने विचार, ये एक दार्शनिक थे तो दार्शनिक विचार ही देते हैं कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कैसा होता है, राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। जब उन्होंने कई सारे दार्शनिक थे, रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, ये अर्नेस्ट रेनन थे, लोगों ने बहुत सारे विचार अपने लिए, और तभी लोगों के अंदर आग लगी राष्ट्रवाद की। जब आग लगी राष्ट्रवाद की तो उन्होंने जाना राष्ट्रवाद क्या होता है, और उसके बाद राष्ट्र प्रेम शुरू हो गया उनका। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।